Okay, so this is the last chapter of the last book. So after this, more or less, we are done, except for if something is remaining you have missed out that we can take on additionally. But by and large, we'll be through with once the entire portion. So we'll start with understanding of probability. So what is a probability? How do we define probability? Any ideas? Okay. So probability is basic. So probability is basically a ratio of favorable cases to the total number of cases. So probability तो एक तरह का रेशियो है. किसका रेशियो है? फेवरेबल केसेस का. ठीक है. और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस. टोटल यानी ऑल पॉसिबल केसेस जो हो सकते हैं उसमें जो हमारे काम के केसेस हैं डिवाइड बाय टोटल केसेस. तो ये केसेस क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं. टोटल केसेस का क्या मतलब है. सो प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ favorable cases divided by total cases. There are certain terms, you know, मनीषा अभी आ रही है क्या आवाज? बाकियों को आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. ठीक है. So there are certain terms that are used in probability. That is the first term that you see always. There's a word called sample space. Right. So we'll understand the meaning of these terms before we understand the definition. So we have something known as a sample space. We have word like event. ठीक है. Event बोल सकते हैं या occurrence बोलते हैं. ठीक है. या ट्रायल भी बोलते हैं. ठीक है. फिर इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इक्वली लाइकली. एक वर्ड होता है इक्वली लाइकली. एक वर्ड यूज करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है. और एक वर्ड हम जनरली यूज करते हैं इंडिपेंडेंट के नाम से भी. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है. So the probability is basically defined for what kind of events. It is only defined for what we call as random event. तो इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग. जो एक एक्टिविटी जिसको हम करते हैं उसको हम इवेंट बोलते हैं या ट्रायल बोलते हैं या केस बोलते हैं. जैसे कि मान लो हमने कॉइन टॉस किया. दिस एक्टिविटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट, राइट? दैट मीन्स when you toss a coin, let us say you get head or tails. So this coming of head or tail is a event. मतलब क्या इवेंट है? हेड आ गया ये भी इवेंट है, टेल आ गया ये भी इवेंट है, या ट्रायल है, इसको हैपनिंग बोलते हैं. ठीक है. तो जो रैंडम मतलब जो प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है ना, वो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए डिफाइंड है. तो प्रोबेबिलिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट वी कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे कि मान लो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर. लेट्स से आई टॉस अ कॉइन, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स फॉर एग्जांपल? सो व्हाट डू यू से? 1/2. How do you know this? What do you mean by this? It means basically if you toss coins 2 times, one time you will get head and one time you will get tail. That is the basic meaning of probability. But what will happen in that particular toss, we don't know. मतलब जब हम बोलते हैं कि मान लो डाइस रोल कर रही है तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा. डाइस समझते हो? So if I ask you what is the probability of getting 2, what do you say? How much?
1/6 because you know there are 6 ways out of which we want 1 ways. So what does it basically mean? It means कि अगर मैं 6 बार डाइस रोल करूंगा तो उसमें एक बार क्या आएगा, 4, इसका ये मतलब है. बट क्या ऐसा सच में होएगा? क्या प्रोबेबिलिटी का यही मतलब है? या मैंने कॉइन टॉस किया, मैंने कहा 2 बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज 1/2. Basically it means if you toss coin 2 times you will get 1 head time. एक बार head आएगा. What is the probability of getting tails? Once again 1/2. यानी second time जब तुमने dice roll करी तो एक बार tail आएगा. तो अगर हमने 2 बार dice roll करी है तो एक बार head आना चाहिए और एक बार tail आना चाहिए. क्या ये बात सही है? क्या what I am saying is it correct? Is it the correct understanding of probability? Yes, actually it is a correct understanding of probability. यानी मतलब यही है कि 2 बार करोगे ना तो एक बार हेड आना ही चाहिए और एक बार टेल आना ही चाहिए. लेकिन हाँ, जब हम फिजिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करते हैं तो क्या ऐसा होएगा कि भाई अब तो हेड आ गया, अगली बार तो टेल ही आएगा? लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा बोलती है कि 2 बार में एक बार तो आना ही चाहिए. लेकिन तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होती है ये बहुत लार्ज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफाइंड होती है. मतलब क्या है? मतलब अगर अपन कॉइन को करोड़ों अरबों बार टॉस करेंगे तब हम देखेंगे कि आधी बार हेड आ रहा है और आधी बार टेल आ रहा है. समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब होता है. सो व्हेन दिस हैपेंस, दिस प्रोबेबिलिटी हैपेंस, इट इज एक्सटेंडेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशंस एंड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो क्या हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? नहीं. हम सिर्फ उसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है एनी एक्सपेरिमेंट. यानी एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? जैसे डाइस रोल करना एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, कोई भी जो हम काम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है. वो एक्टिविटी या वो एक्सपेरिमेंट जिसमें से पहले से ही हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता हो. In a random experiment, we already know all the possible outcomes in advance, but which outcome is exactly going to happen is not known to us. मतलब हम डाइस रोल करेंगे तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट्स हैं. तो हमें पता ही है पहले या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. लेकिन अब मैंने डाइस रोल करी है, एग्जैक्टली कौन सा आएगा वो हमें नहीं पता. तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. समझ में आ रहा है? जिसका आउटकम हमें नहीं पता एडवांस में, हम उसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते. जैसे कि जब हमने कॉइन टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हेड्स या टेल्स. बट आप ये भी कह सकते हो सर इन द वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन खरबों बार करोगे तो हो सकता है कि भाई शोले की तरह वो कॉइन खड़ा हो जाए, बीच में सीधा आ जाए, तो वो भी तो एक केस बनेगा. तो इसका मतलब है अगर हम वो उसको भी कंसिडर करेंगे तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में गड़बड़ हो जाएगी. अब हम उस केस को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो आउटकम है वो हेड्स या टेल्स ही है. ऐसे भी हो सकता है जब हम डाइस रोल करें तो चूंकि वो 6 फेसेस होते हैं, हो सकता है रोल होते होते वो ऐसे अड़ जाए, ऐसा एक बैलेंस बन जाए कि ना इधर गिरे ना उधर गिरे. और ऐसा हो सकता है कि आप इस फोर्स से ऐसे रोल करो कि वो इधर ना अटके इधर ना अटके, कहीं ऐसे अड़ जाए, अटक सकती है, हो सकता है. इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल. बट then the experiment does the probability concept will fail. So it is only defined for random experiments. That means we should know in advance that these are the possible outcomes and then any one outcome may come. Which outcome will come we don't know. That is what we need to find out. That is what is called as probability. usko ya hum chance bhi bolte hain. Probability is also another word is known as chance. So that is the basic meaning of what we call as random experiment. samajh mein aa raha hai iska matlab kya hai? Experiment whose all possible outcomes are known to us in advance. However, which outcome is going to happen is not known to us. That is random experiment. Then we have what we call as a sample space. सैंपल स्पेस का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज अ सैंपल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल आई टॉस 3 कॉइन्स. मैंने 3 सिक्के उछाले. अब क्या क्या हो सकता है उसमें? ये हो सकता है पहला हेड्स आ जाए, दूसरा हेड्स आ जाए, तीसरा हेड्स आ जाए. हो सकता है पहला हेड आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, तीसरा टेल हो सकता है. ये भी हो सकता है पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, तीसरा हेड हो सकता है.
पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, तीसरा हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, तीसरा टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, ये टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी टेल आ जाए, ये भी टेल आ जाए, ये हेड हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि ये भी टेल आ जाए, ये भी टेल आ जाए, ये भी टेल। और कुछ हो सकता है इसके अलावा? These are all possible outcomes. So this is known as my sample space. All possible outcome is known as sample space. समझ में आ रहा है? इवेंट क्या है? इवेंट हेड आना, हेड आना, हेड आना, ये सारे इवेंट्स हैं। ठीक है। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब है द चांस ऑफ हैपनिंग वन पर्टिकुलर इवेंट इज सेम एज द चांस ऑफ ऑल अदर पॉसिबल हैपनिंग ऑफ एनी अदर इवेंट। मतलब मान लेते हैं हमारा सिक्का है, हमने कॉइन टॉस किया, तो जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का है। लेकिन मान लेते हैं वो कॉइन बायस्ड हुआ, शोले वाला, बारी बारी हेड आए तो किसी की फेवर कर रहा है। या जब हम डाइस रोल करते हैं तो महाभारत वाला वो जो डाइस है वो शकुनी मामा वाला आ जाए, तो जो शकुनी मामा बोलेंगे वही गिरेगी डाइस, उसको बायस्ड बोलते हैं, बायस्ड डाइस। ऐसे बायस्ड कॉइन भी हो सकता है कि मैं हेड बारी बारी डालूं और वो मेरी सुने। बायसिंग कैन बी डन इन अ कॉइन। दैट मीन्स whenever we are talking, if the happening of all activities is equal, chance of happening of all activities is equal, then we say it is an equally likely event. समझ में आ रहा है? तो अगर हमारा कॉइन अनबायस्ड है तो हैपनिंग इक्वली लाइकली है, डाइस हमारा अनबायस्ड है तो इक्वली लाइकली है। लेकिन हो सकता है हमारी डाइस बायस्ड हो, इवन नंबर आने का चांस ज्यादा हो सकता है, हमने लोड कर रखा उस तरीके से डाइस बना रखी हो। ठीक है। वो एक मूवी में था ओशंस 11 में, कसिनो जब लूटने जाते हैं तो डाइस बनाते हैं। नहीं, चलो छोड़ दो। तो that is equally likely event. Then we have something known as mutually exclusive events. सर mutually मूवी कौन सी थी? है मूवी ओशंस 11 थी शायद। ओशंस 11 में वो था या ओशंस 13 में? 2-3 सीरीज हैं मेरे ख्याल से। ओशंस पहली वाली नहीं, सेकंड वाली दो हैं उसमें। सेकंड ओशंस 11 में ही था जिसमें वो कसिनो लूटने जाते हैं तो उसमें वो डाइस बनाते हैं मैग्नेटिक, ताकि वो पर्टिकुलर रोल आ जाए, ठीक है, जो डालना चाहते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट? सो व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? क्या मतलब हो सकता है आपके हिसाब से? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट विल प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इफ आई रोल अ डाइस, आई से मुझे 1 आ गया, मैंने डाइस रोल करी और मैंने कहा मुझे 1 आ गया, तो क्या मुझे ये आपको बताने की जरूरत है कि 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया? क्यों? क्योंकि अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है बचे हुए नंबर्स तो नहीं आएंगे। अगर 1 आ गया तो इसका क्या मतलब है? बचे हुए नंबर्स नहीं आएंगे। कॉइन टॉस किया मैंने कहा हेड आ गया, डू आई नीड टू टेल कि टेल नहीं आया? नहीं, क्योंकि हेड आ गया तो टेल डेफिनेटली नहीं आएगा। सो दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। या तो मैंने ये कहा कि मैंने डाइस रोल करी है और इवन नंबर आ गया मान लो, तो डू आई नीड टू टेल यू ऑड नंबर नहीं आया? नहीं। इसका मतलब गेटिंग ऑड एंड इवन इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, गेटिंग हेड्स एंड टेल्स इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, गेटिंग अ स्पेसिफिक नंबर एंड गेटिंग अदर नंबर इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक्चुअली इन अ सेंस लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये एक्चुअली स्ट्रांगली डिपेंडेंट है। मतलब अगर एक इवेंट होएगा तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा इवेंट पक्का नहीं होएगा, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। फिर एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है 2 अलग अलग एक्टिविटी, पहले वाली एक्टिविटी होने या ना होने पे दूसरी वाली एक्टिविटी के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है इस बात का? मान लेते हैं मैंने कहा कि मेरे पास पत्ते हैं, मान लो 52 पत्ते हैं, ठीक है। मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग? किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मान लो मैंने किंग निकाला, देखा और फिर वापस डाल दिया।
ठीक है, फिर मैं कहता हूँ व्हाट, फिर मैंने दोबारा पत्ता निकाला, फिर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेकंड कार्ड व्हिच इज बीइंग ड्रॉन इज आल्सो अ किंग। समझ में आ रहा है? तो क्या जो दूसरा कार्ड निकाला वो के पहले कार्ड के किंग होने या ना होने पे डिपेंडेंट है? नहीं है, क्योंकि मैंने कार्ड निकाला, देखा और वापस डाल दिया। लेकिन अगर मैंने एक कार्ड निकाला, देखा और अपनी जेब में रख लिया, अब मैंने दूसरा कार्ड निकाला, क्या दूसरा कार्ड निकलना की प्रोबेबिलिटी जो है किंग होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या पहले कार्ड पे डिपेंडेंट होगी? करेगी, क्योंकि मैंने एक कार्ड निकाल लिया, हो सकता है वो किंग हो, तो उसमें कम चांस हो जाए, उसका ना हो। अब जो सेकंड इवेंट है, सेकंड कार्ड ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाले प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, और अगर हमने वापस रख दिया तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। या फिर ऐसे कह लो, मैंने एक सिक्का उछाला और मैंने एक डाइस रोल करी, मैंने दो काम किए। मैंने कहा कि सिक्का उछाला तो मुझे हेड्स आ गया, तो क्या हेड्स आना इस बात की गारंटी है कि इस पे 6 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा? नहीं। तो डाइस पे कुछ भी आ सकता है और इस पे भी कुछ भी आ सकता है, तो ये प्योरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होंगी, इसका मतलब है। आ रहा है समझ में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। ठीक, यहां तक बात समझ में आती है ना? अब सैंपल स्पेस मान लेते हैं ये है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स। मान लो मैंने 3 सिक्के उछाले, या तो मैंने 3 सिक्के एक साथ उछाले, ये भी कैसे, या मैंने एक सिक्के को 3 बार उछाला, बात तो बराबर ही है। तो मान लेते हैं मैंने एक सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्के उछाले, और मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? एग्जैक्टली 2 हेड्स की। तो मेरे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? टोटल केसेस। टोटल केस का मतलब सैंपल स्पेस, कितने के केसेस हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टोटल केसेस हैं। हमें क्या चाहिए? हमारे काम का क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो क्या ये मेरे काम का है? नहीं। क्या ये मेरे काम का है? 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 क्या ये मेरे काम का नहीं? मेरे काम के कितने हैं? 3। तो जो मेरे काम का है वो फेवरेबल केस, और जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में। ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल क्या बनेगा? सिर्फ एक टेल कितने में है? जिसमें 2 हेड होगा उसी में एक टेल होगा। कितना आ जाएगा आंसर? 3/8। ठीक है। अच्छा, मैं अगर मान लो पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब है? कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड भी चलेगा और 2 हेड से ज्यादा भी चलेगा, यानी 3 हेड भी चलेगा। यानी मेरे काम के केस कौन से हैं? 2 हेड वाले और 3 हेड वाले, दोनों मेरे काम के केस हैं। यानी ये वाला भी मेरे काम का है, ये वाला कितने काम के हो गए मेरे? हैं 4। कितने में से? 8 में से। ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब समझ में आ रहा है? मान लो मैंने बोला एटलीस्ट 3 हेड्स, तो क्या मतलब होता? कम से कम 3 हेड, तो कितने हैं मेरे पास? 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? एटलीस्ट का मतलब समझ में आता है? उसी तरीके से मान लो ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। मान लो एटमोस्ट 1 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, मतलब कौन कौन से चलेंगे? 1 हेड होगा, और क्या ये लास्ट वाला भी होगा? होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड का मतलब 0 हेड भी चलेगा और 1 हेड भी चलेगा। तो 1 हेड मतलब मेरे पास ये 1, 2, 3 और उसमें ये, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 बजेगा। एटमोस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी 2 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा और
0 हेड भी चलेगा। तो कौन सा नहीं चलेगा? तीनों हेड नहीं चलेगा, यानी बाकी 7 केस चलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/8। समझ में आ रहा है? ओके। प्रोबेबिलिटी और एटलीस्ट 1 हेड, कई बार ये भी आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड? तो अब एक टेस्ट तो ये है कि भाई या तो सारे काउंट करो, एटलीस्ट 1 हेड यानी 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। तो जनरली जब एटलीस्ट का क्वेश्चन आता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो एक केस माइनस कर दे। एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम 1 हेड, यानी कौन सा केस नहीं चाहिए? जिसमें कोई भी हेड ना हो। कोई भी हेड ना होने का मतलब है सिर्फ टेल। तो सिर्फ टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। ये वाली नहीं चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। अब तो 1 का मतलब क्या है? 1 क्यों आ रहा है? 1 हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। उसको हम बोलते हैं श्योर शॉर्ट केस। क्यों? मान लेते हैं जो भी टोटल केसेस होते हैं, हमने क्या करा, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो टोटल केस में क्या हो गया? फेवरेबल केस प्लस अनफेवरेबल केस। वही तो टोटल केस होंगे, या तो होगा या नहीं होगा, और न्यूमरेटर में मेरे काम की चीज है। तो अगर मान लेते हैं अनफेवरेबल केस 0 हो गया कि होना ही होना है, तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल केस अपॉन फेवरेबल केस। आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। अगर अगर हमने ये कहा कि भाई फेवरेबल तो हो ही नहीं सकता, पक्का ही नहीं होएगा, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 0। 0 अपॉन 0 प्लस अनफेवरेबल, आंसर कितना आएगा? 0। ये क्या होता है? इम्पॉसिबल केस बोलते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब होना ही नहीं है, इम्पॉसिबल केस। और ये क्या है? मैक्सिमम श्योर शॉर्ट केस। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमारे 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। एक तो बनता है कॉइन्स पे, ये जो भी हम कर रहे हैं। दूसरा बनता है डाइस पे। तीसरा बनता है कार्ड्स पे, पत्तों पे। और चौथा बनता है बॉल्स पे, रेड कलर्ड बॉल, ब्लू कलर्ड बॉल। तो वो हम चारों एक एक करके देख लेंगे मोटा मोटा। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ। बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फिर उसमें एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम। एटमोस्ट का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा। यहां तक बात समझ में आती ना? अभी क्या है कि इस केस में हमने कैसे किया, यहां तो हमने क्या किया, सैंपल स्पेस बना लिया। अब मान लेते हैं 10 कॉइन होते और हम 10 कॉइन उछालते और फिर पूछते कि आउट ऑफ दोस 10 कॉइन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स एंड 4 टेल्स। मान लेते हैं एग्जैक्टली 6 हेड्स मान लेते हैं। तो अब हम क्या 10 के सारे केसेस तो बना नहीं सकते एग्जाम में, तो प्रॉब्लम है। इसलिए हमें जो पीएनसी पढ़ी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी को हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने काम किया है उसको मैं मान लो मैथमेटिकली करना चाहता हूँ। अभी हमने क्या किया? अभी हमने सैंपल स्पेस यूज करके सारा डेटा समझा। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने 8 बनाए क्योंकि हमने फिजिकली बना लिया। लेकिन 10 बनाने के लिए तो जोर आ जाएगा, टाइम भी नहीं रहेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहला कॉइन हम टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरा कॉइन टॉस किया, उसका या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरा कॉइन किया, या तो हेड जाएगा। तीनों काम करने, पहला कॉइन भी टॉस करना है एंड दूसरा कॉइन भी टॉस करना है एंड तीसरा कॉइन भी टॉस करना है। तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी 8, जो कि मेरे पास 8 टोटल केसेस है। मान लेते हैं हमें 2 हेड चाहिए। 2 हेड चाहिए तो मतलब मेरे पास हेड हेड टेल, यही चीज चाहिए। इसकी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगी? कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको अपन? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगर एबीसी होता तो उसको 3 फैक्टोरियल 6 तरीके से बनता। रिपीटिशन है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्ट कितना आएगा? 3। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स अगर हमें निकालने हैं तो कितना आ जाएगा? 2 हेड्स 1 2 3 बस। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं ये क्वेश्चन बोलता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास 10 कॉइन है। ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास 10 कॉइन्स हैं। तो व्हाट इज, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 हेड्स एंड 4 टेल्स की, मान लेते हैं। ठीक।
तो अब सबसे पहले 10 कॉइन उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 इंटू 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 2, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 10, जो कि 1024 है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी है। अपने को क्या चाहिए? 6 हेड और 4 टेल्स। तो मान लेते हैं मेरा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, इसकी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी कभी हेड यहाँ आएगा कभी टेल यहाँ आएगा, विल गिव मी ऑल पॉसिबल वैल्यूज जिसमें 6 हेड और 4 टेल होंगी। यानी कितने तरीके से अपन इसको कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू, याद है वो मिसिसिपी वाला क्वेश्चन, रिपीटेशन। तो इसका मतलब है जो मेरे काम के केसेस हैं वो कितने हैं? 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्ट। तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्ट, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10, और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात कैसे करना है? तो ये मैथमेटिकल मॉडल हो गया इसका। अच्छा, इसमें मैं मान लेता हूं, मैंने ये कहा कि 2 कॉइन्स बायस्ड हैं, 2 कॉइन्स बायस्ड हैं और वो हमेशा हेड आते हैं। समझ में आ रही बात? 2 कॉइन बायस्ड हैं, वो हमेशा हेड आते हैं। अब बताओ 6 हेड और 4 टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे करोगे? अब देखो, 2 तो हेड आने कोई भी 2 ले लो, मान लो ये 2 हेड आने, तो ये तो एक ही तरीके से आ सकता है। तो डिनोमिनेटर में तो 8 आ गया, क्योंकि 2 कॉइन तो हमेशा हेड आने। अब ये 2 मान लेते हैं, ये 2 हमेशा हेड आने, तो जो पॉसिबिलिटीज है वो तो इन्हीं में आएगी। बेसिक अरेंजमेंट कितने में आएगी? 8 में। 8 में से 4, ये 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4, ये आंसर बनेगा इफ यू से दैट 2 कॉइन्स आर बायस्ड एंड विच इज ओनली गिविंग मी हेड्स। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन किडोज समझ में आ रहा है? अमन, गोविंद, मनीषा, महक, नियति, प्रेरणा, प्रिया, राहुल, विशु, संयम, श्रिया, तुषार, ट्विंकल, योगेश। Yes, sir. Okay. Okay. So these were some questions based on, let's say, coins. इसमें भी एक एंड और का भी कॉन्सेप्ट होता है। एंड और का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोबेबिलिटी में? जैसे कि मान लो मैंने कहा चलो पहले मैं डाइस करा लेता हूँ, फिर बताता हूँ तुमको। पहले डाइस सिखा देता हूँ। डाइस क्या होता है, जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाय द वे डाइस को? गिट्टा। उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस आर डाइस। नाउ what are the possibilities in dice? Let us say, what are the possible questions in dice? Now normally you may be asked, you roll a dice, what is the probability of getting a prime number, say for example? तो क्या करोगे? डाइस रोल करोगे तो डाइस की जो टोटल केसेस हैं 1 2 3 4 5 6, प्राइम नंबर यानी 2 3 5, 3 मेरे काम के केसेस आउट ऑफ 6. So probability of getting a prime number is this. Okay, what is the probability of getting odd number? 3/6. What is the probability of getting even number? 3/6. Now if I ask you, what is the probability of getting a prime number or odd number? Probability of getting prime number or odd number, यानी या तो prime हो या तो odd हो, दोनों चलेगा. So basically this is known as probability of prime union
odd, which is probability of prime plus probability of odd minus probability of prime intersection odd. A union B, और का मतलब एडिशन होता है लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो प्राइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/6। ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वंस अगेन 3/6। लेकिन इसमें तो 1 हो गई है, तो प्रोबेबिलिटी कॉमन क्या है? नंबर प्राइम भी हो गया और ऑड भी हो गया। तो नंबर प्राइम भी हो जाए और ऑड भी हो जाए, वो कौन सा है? 3 और 5। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 और 5 2/6। ये माइनस करना पड़ेगा। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/6। तो या तो प्राइम हो या ऑड हो, ये चाहिए हमें। तो अगर प्राइम है तो हम 2, 3, 5 ले सकते हैं, ठीक है। और प्राइम ऑड हो तो क्या ले सकते हैं? 1, 3, 5 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 3, 3, 5, 5 हमने 2 बार ले लिया, ठीक है। तो या तो प्राइम हो या ऑड हो। तो मेरे पास काम के कितने हो गए? 2, 3, 5 एंड 1। ये सारे मेरे काम के हैं, कितने में से? 6 में से। तो मेरा आंसर आ गया 4/6 यूनियन हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इंटरसेक्शन कभी भी नहीं आता। मतलब अच्छा, मैं अभी समझाता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। मान लेते हैं मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग इवन और ऑड, या तो इवन हो जाए या ऑड हो जाए। तो क्या होएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ऑड। यही बात है। इवन होने की प्रोबेबिलिटी 3/6, ऑड होने की प्रोबेबिलिटी 3/6। क्या ऐसा हो सकता है नंबर इवन भी हो और ऑड भी हो? तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन हमेशा 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या ये होगा तो ये नहीं होगा, तो ओवरलैपिंग तो कभी भी नहीं होएगी। तो इसलिए मेरा सीधा आंसर 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइस रोल करोगे या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, यानी गारंटीड कुछ ना कुछ हमारे काम का आएगा। तो जब और की बात आती है, जैसे हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था, और का मतलब एडिशन, वैसे इसमें भी और का मतलब एडिशन। लेकिन अगर कोई कॉमन चीज आ जाती है तो वो मुझे माइनस करनी पड़ती है उसमें से। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ एट ऑल देयर इज सम कॉमन एरिया। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एनीवे वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद एंड का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे नॉर्मली हमने एंड का किया था, मतलब दोनों काम होना है। एंड का मतलब दोनों काम करने। तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, मान लो 2 बार हमने डाइस रोल करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एंड इवन नंबर दोनों चाहिए मेरे को। या तो मान लो हमने 2 बार डाइस रोल करी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट्स से इवन नंबर एंड प्राइम नंबर, हमें ये चाहिए। इवन नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6। प्राइम आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गई 9/36 यानी 1/4। तो नंबर हैज टू बी प्राइम एंड इवन। उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 2 बार डाइस रोल करी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई इवन भी आ जाए एंड प्राइम भी आ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी मेरी 4 में से 1 बनेगी, ठीक है। तो एंड का, या फिर मैंने कहा मैंने डाइस रोल करी है और मैंने कॉइन टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड लेट अस से 6। मतलब मैंने एक हेड टॉस किया और डाइस रोल करी, मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6। दोनों काम चाहिए, तो दोनों होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12। समझ में आ जाए? अगर और हो जाता तो ऐड हो जाता, और दोनों चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट से कोई लेना देना नहीं है किसी का, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है एंड और का कॉन्सेप्ट?
अब हम आते हैं डाइस पे वापस। अब नॉर्मली डाइस पे डायरेक्ट क्वेश्चन इतने नहीं आते, वे सिंपल नहीं आते, इवन बता दो और बता दो। वो 2 या 3 डाइस फेंकेगा, बोलेगा आई हैव rolled 2 dice, what is the probability that the sum on the 2 dice is 7, for example। समझ में आ रहा है? तो मैंने 2 डाइस रोल करी, मान लो डाइस 1 रोल करी और डाइस 2 रोल करी, इन दोनों का जो सम बनना चाहिए वो बनना चाहिए 7। तो पहले तो हम ये देखते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है। पहले वाले डाइस पे क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3, ये 6 तरीके से आएगा। और दूसरे वाले डाइस पे भी 6 तरीके से आएगा, है ना। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बन जाएंगे? 36। समझ में आ रहा है भाई? फर्स्ट डाइस कैन कम इन 6 वेज, सेकंड डाइस कैन आल्सो कम इन 6 वेज, टोटल नंबर इज 30। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं सम मेरा 7 बन जाए। तो 7 बनाने के लिए डाइस 1 पे 1 आ जाए, इस पे 6 आ जाए तो भी 7 बन जाएगा। इस पे 2 आ जाए, इस पे 5 आ जाए तो भी 7 बन जाएगा। इस पे 3 आ जाए, इस पे 4 आ जाए तो भी 7 बन जाएगा। इस पे 4 आ जाए, इस पे 3 आ जाए तो भी 7 बन जाएगा। इस पे 5 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, इस पे 1 आ जाए। यानी मेरे काम की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1 2 3 4 5, ये 6 तरीके से मेरे काम का नंबर आ सकता है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6/36। समझ में आ रही बात? ऐसे ही मान लो मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7, तो पंगा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7, यानी 7 आने का कितना केसेस है मेरे पास? 6 केसेस हैं। एटलीस्ट 7 का मतलब 8 भी चलेगा मेरे को। 8 का मतलब ये है कि इसमें 2, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 2, कितने काम के हैं? 5 केसेस। यानी 8 कितने तरीके से आ सकता है? 5 तरीके से। ऐसे ही फिर 9 लाना पड़ेगा, और फिर 10 लाना पड़ेगा, फिर 11 लाना पड़ेगा, फिर 12 लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 36। समझ में आ रही बात? अब ये हम कैसे करें? मान लो ये तो पंगा हो जाएगा ना भाई, ये 6 बार आया, ये 5, सारे ट्रायल एंड एरर करने पड़ेंगे। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो मिनिमम सम 2 आएगा, 1 + 1, इससे तो कम नहीं आएगा। फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमम 12 आएगा। आप देखिए 2 एक ही तरीके से आ सकता है, 1 + 1। 3 2 तरीके से आ सकता है, 1 + 2, 2 + 1। 4 3 तरीके से आ सकता है, 1 + 3, 3 + 1 एंड 2 + 2, 3 तरीके। समझ में आ रहा है? 5 4 तरीके से, 6 5 तरीके से, 7 अभी ऊपर किया था, 8 5 9 4 10 3 11 12, बस। एटलीस्ट 7 यानी कम से कम 7, यानी 7 से ज्यादा। इनका सम निकालना है 1 से लेके 6 तक। n × n + 1/2, 6 7 जा 42, डिवाइड बाय 2 21, तो आंसर आ जाएगा 21/30। समझ में आ रहा है? तो 1 से लेके मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 6 तक, और फिर रिवर्स चला जाएगा। एग्जैक्टली सम 6 निकालना है, 5 निकालना है, 4 निकालना है, इस टेबल से डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है। इससे मुश्किल जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई 3 डाइस हमने रोल कर दी। समझ में आ रहा है? 3 डाइस रोल कर दी, और उसका सम मान लेते हैं हमने, बताओ क्या लेना है? D1 D2 D3 मान लेते हैं। हम तीनों का सम लेना चाहते हैं 15, इनका सम लेना चाहते हैं 15। ठीक है। अब 15 कैसे कैसे बनेगा? पूरा झोल करना पड़ेगा। मैक्सिमम एक पे 6 ही बन सकता है। मान लो इस पे 6 बन गया, तो इन दोनों पे मिला के 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी 7 बनाया ही तो था ऊपर, यहाँ इसे क्या कॉपी कर लेते हैं। थर्ड वाली डाइस पे 6 आ गया, थर्ड वाली डाइस पे 6 आ गया,
तो फर्स्ट 2 डाइस पे हमें कितने तरीके से बनाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 तरीके से। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि मान लो D1 + D2 है और यहाँ D3 है। अब हम क्या करेंगे, जो सीखा है उसको यूज करेंगे। इस पे 6 आ गया तो इन दोनों पे मिला के मुझे कितना चाहिए? 7। और 7 कितने तरीके से आएगा? 6 वेज है। अच्छा, हमें 15 चाहिए क्या? तो 9 चाहिए। D1 और D2 पे कितने चाहिए? 9 लाने के कितने तरीके हैं? 4। तो इसका मतलब एक डाइस पे अगर हम 6 फिक्स कर दें तो बची हुई दोनों पे 4 तरीके से काम चल जाएगा। हो सकता है इस पे 5 आ जाए, तो इस पे 5 आ जाए तो हमें 15 बनाने के लिए इस पे 10 चाहिए होंगे। और 10 कितने तरीके से बनेगा? 3 तरीके से। इस पे मान लो 4 आ जाए तो इस पे मेरे को 11 बनाना पड़ेगा। 11 बनाने के 2 तरीके। इस पे मान लेते हैं 3 आ जाए तो इस पे 10, इस पे 12 बनाना पड़ेगा। 12 हमने एक तरीके। यही तो पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब है अगर हमें 15 बनाना है 3 डाइस को यूज करके तो 4 3 2 1 कितने हो गए? ये 10 है ना। तो देयर आर 10 वेज ऑफ मेकिंग 15 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6। तो आंसर आ जाएगा 10/216। समझ में आ रहा है? अब अगर हम चाहें तो ये 10 केस में अलग से बना के दिखा सकता हूं आपको, अगर हमें समझना है तो। और कोई इसमें है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, क्योंकि अब मान लो एक पे हमने किसी पे भी D3 या D2 इसको 6 मान लिया, तो D2 और D1 पे हमें 9 बनाना है। और 9 हमें पता है 6 3 बन सकता है, 5 4 बन सकता है, और 4 5। ठीक है, एक और कौन सा रह गया? तीन छः, हाँ। ये 4 तरीके से बनेगा, यानी 6 5। ये हो गया। उसके बाद इस पे मान लो 5 ले लेंगे, तो इस पे हमें को 10 बनाना है। 10 बनाने का मतलब 6 4 5 5 5 बनाया जा सकता है, 5 4 6 बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर अगर हम इस पे 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे मुझे 11 बनाना है। तो 11 बनाने के लिए 6 और 5, 4 5 और 6। ठीक है, फिर मान लो मैंने यहाँ 3 ले लिया, तो यहाँ पे 6 और 6। अब आप ये कहोगे सर ये 6 यहाँ भी तो आ सकता था, 6 3 6, लेकिन 6 3 6 देखो कहीं ना कहीं हो गया होगा, 6 3 6 आ गया ऊपर। ये पूरे के पूरे 10 केसेस बनेंगे जो हमने ऊपर काउंट किए। तो वो जो हमने टेबल बनाई है वो थोड़ा शॉर्टकट बन जाता है इस काम के लिए, सम ऑफ 3 डाइस करने के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो डाइस पे हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं जहां पे डाइस आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कार्ड्स, ताश। ठीक है, तो अब ताश के अंदर कितने पत्ते होते हैं? कार्ड्स के अंदर डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? देयर आर 52 कार्ड्स। 52 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर मेरे पास 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये ब्लैक कलर में होता है, ये सेकंड होता है, फिर ये होता है। तो ये हमारा हो गया स्पेड। स्पेड बोलते हैं इसको। क्लब्स, सीढ़ी, इसको डायमंड, और इसको हार्ट्स। ठीक है, तो सारे 13 13 पत्ते होते हैं। 13 कार्ड्स इसके, 13 कार्ड्स इसके, 13 कार्ड्स इसके, 13 कार्ड्स इसके। इनको सूट बोला जाता है। सो देयर आर 4 सूट्स। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑनर कार्ड्स।
ऑनर कार्ड्स का मतलब क्या होता है कि एस इक्का जिसको बोलते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, पिक्चर कार्ड्स भी बोलते हैं या इनको ऑनर कार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एस, किंग, क्वीन एंड जैक। और उसके बाद जो बच गए वो नंबर कार्ड्स होते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। समझ में आ रहा है? तो ऑनर कार्ड्स या नंबर पिक्चर कार्ड्स ये होते हैं। और ऐसे ही जो ये ऑनर कार्ड्स हैं वो हर हर सूट में अवेलेबल हैं, स्पेड में भी हैं, क्लब्स में भी हैं, डायमंड्स में भी हैं, हार्ट्स में भी हैं। समझ में आ रहा है? इन सब में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब सब में एक एक एस होगा तो टोटल 4 एसेस हो जाएंगे। सब में किंग्स होंगे, 4 किंग्स, सब में क्वींस, यानी हर पत्ता 4 बार आएगा, जिसमें से 2 कार्ड्स ब्लैक होंगे और 2 कार्ड्स रेड होंगे। यहां तक बात समझ में आती है? तो ये हमारा एक तो बेसिक कार्ड्स की अंडरस्टैंडिंग है। क्या है डॉक्टर? जोकर? नहीं, इसमें जोकर नहीं है। जोकर तो वो एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं कि भाई क्या क्या अगर पत्तियां टूट जाती हैं या खो जाती हैं तो उसकी जगह हम जोकर यूज कर रहे हैं। इट्स अ स्पेयर कार्ड, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ जोकर, कि भाई 2 कार्ड खो गया, फट गया, इसके अंदर हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि 52 पत्तों में वो नहीं आया ना, 54 पत्ते हो गए उस हिसाब से। तो अब इसमें ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लेट्स से यू ड्रॉ 2 कार्ड्स साइमल्टेनियसली, अपन ने 2 पत्ते निकाले इकट्ठे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग? ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने पहली बार एक पत्ता निकाला, देखा और उसको अपनी जेब में रख लिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला और देखा, उसको अपनी जेब में रख लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग्स? तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, मैंने एक पत्ता निकाला, उसको देखा, फिर उसको देख के वापस उसमें गड्डी में डाल दिया, फिर रिशफल किया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, उसको देखा, वापस गड्डी में डाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग्स? समझ में आ रहा है? ये 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मान लेते हैं हमने 2 पत्ते साइमल्टेनियसली निकाले। 2 पत्ते साइमल्टेनियसली निकालना, एक पत्ता करके, एक पत्ता निकालना रखना और एक पत्ता निकालना रखना एक ही बात होती है। बट मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लो हमने साइमल्टेनियसली 2 पत्ते निकाले और मुझे निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग्स। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल केसेस ऑफ टेकिंग आउट 2 कार्ड्स। तो मेरे पास टोटल कितने पत्ते हैं? 52। 52 में से 52 कार्ड्स में से मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं। मैं कितने तरीके से निकाल सकता हूँ? 52C2, आई हैव टू चूज एनी 2 कार्ड्स, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? 52C2। ये मेरे टोटल केसेस हो गए। 52 में से कोई भी 2, एनी 2 चूज करना है। पहले क्या आया बाद में क्या है उसे लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने दोनों पत्ते इकट्ठे निकाले हैं। अब मुझे क्या चाहिए? मेरे काम के पत्ते कौन से हैं? किंग्स। कितने किंग्स? 4। उनमें से मुझे कितने पत्ते चाहिए? 2। तो मैं कोई भी 2 निकाल सकता हूं। तो 4 में से कोई भी 2 पत्ते निकालने के कितने तरीके हैं? 4C2। सो ये मेरा फेवरेबल केस हो गया। तो इसका आंसर कितना बनेगा? 4 फैक्टोरियल बाय तो 2 इंटू यही बनेगा, ये बनेगा 52 बाय 50 इंटू। ठीक, तो ये बनेगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2। सो माय आंसर इज 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू। ठीक है, 2 कार्ड साइमल्टेनियसली निकालने का ये। इंसिडेंटली मान लेते हैं हम एक एक कार्ड्स निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। हम एक एक कार्ड्स निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट और मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। तो मान लो मैंने 52 पत्ते हैं, मैंने एक पत्ता निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग? 52 पत्ते हैं मेरे पास, एक पत्ता उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग? मेरे पास कितने पत्ते हैं टोटल? 52। मेरे काम के कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52। 4C1 52C1 भी करते तो भी यही आता भाई, 4 में से काम के हैं। आप बोलते सर 4 काम के हैं, 4C1, 52 में से एक काम का 52C1, एक ही बात है।
या लॉजिकली सिंपल भी हो सकता है 52 में से 4 कार्ड काम के, वो मैंने एक कार्ड निकाल के जेब में रख लिया। अब कितने पत्ते बच गए मेरे काम के, कितने पत्ते बच गए? 3, क्योंकि पहला तो निकला नहीं निकला पता नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो निकल ही गई ना। तो मेरे काम के कितने पत्ते बचे? 3। कितने में से? हैं 51 में से। भाई एक पत्ता तो जेब में रख लिया, अब टोटल कितने पत्ते बचे हैं? क्या दोनों काम करने हैं? पहला पत्ता भी निकालना है एंड दूसरा पत्ता भी निकालना है। हैं? हाँ, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना कि होगा या नहीं होगा। होगा, पहले वाला पक्का होगा। कैसे पता होगा? ये चांस है, 1/52 चांस है, 4/52, यानी 1 में से 13 चांस है कि वो होगा। तो हमने वो ले लिया, वो चांस ले लिया, तभी तो हम 1/13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वरना तो 1 से ना मल्टीप्लाई करते। अगर हमें पक्का होता कि वो है ही तो है ही, ये फिर क्या, कहानी खत्म हो गई। हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि पहला पत्ता तो निकाल लिया ना अपन ने। अब आप यही तो पूछ रहे हो कि पहला पत्ता क्या जरूरी है कि किंग हो या ना हो, यही कह रहे हो। देखो हैं, देखो ये अगर वो होगा तो 1 ही हो जाता केस। तो वो है, इस बात का चांस है ये, इसका मतलब वो है। जो पहला पत्ता है वो क्या है? किंग ही है, लेकिन 100% नहीं है, एक चांस है, वो चांस लिख रखा है हमने। तो इसका मतलब पहला पत्ता निकालने का चांस 4/52 है। तो जब हमने पहले पत्ते का चांस ले लिया, तो अब इसका मतलब है एक पत्ता तो निकल गया, पत्ता निकल गया मतलब उसका चांस निकल गया। तो जो जो बचा हुआ चांस है वो बचे हुए 3 पत्ते पे ही हम ले सकते हैं, क्योंकि पहले वाले का जो चांस है वो हम ले चुके हैं पहले वाले केस में। इसका ये मतलब है। अगर आप ऐसे रैशनली सोचते हो कि भाई पहला पत्ता आ भी गया नहीं आया तो साला ये चक्कर क्या है, कैसे लूं, चक्कर ये है कि अगर आप ये काम इनफाइनाइट बार करोगे, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी इज नॉट वन केस। भाई पहला पत्ता निकाला, मैंने जेब में रख लिया, हो सकता है वो किंग हो सकता है ना हो, तो मुझे क्या पता दूसरा पत्ता क्या होगा। लेकिन जब तुम इसको अनगिनत बार करोगे ना, तो यही आंसर आ जाएगा मोटा मोटा फिजिकली कैलकुलेट एक्चुअल एडिशन में। लेकिन उसको इनफाइनाइट बार करना पड़ेगा। पहला पत्ता किंग है, वो चांस निकाला मैंने 4/52। इसका मतलब ये है कि तुम 52 बार पत्ता निकालोगे ना, तो 4 बार तुमको उसमें किंग मिलेगा, इसका ये मतलब है। और इसको, और 52 पत्ते निकालने पे 4 बार मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये काम करोड़ों बार करो। क्या काम? पहला पत्ता निकालो, फिर देखो, फिर पहला पत्ता, फिर वापस रखो। ऐसा जब 52 बार करोगे तो आइडियली प्रोबेबिलिटी कहता है 4 बार आएगा, बचे हुए 48 टाइम्स तो नहीं आएगा ना। तो फिर वो 4 बार आएगा, उसका चांस हमने यहां ले लिया। जो पत्ता आ गया, प्रैक्टिकली तो 4 ही बार आया 52 में से, लेकिन आ तो गया, इसीलिए हमने 52 इसीलिए तो किया, वरना एक करते हुए एक बार निकाला आ गया। इसीलिए एक पत्ता आ गया। और अब कितने बचे? 3 पत्ते बचे। 3 पत्ते बचे, इसका मतलब अब 51 बार जब तुम दोबारा पत्ते निकालोगे तो उसमें सिर्फ 3 बार दूसरा आएगा। बचा हुआ 41 कितने बचे? 40 टाइम्स तो नहीं भी आएगा ना। तो अब तुम केस बाय केस लोगे कि पहले आ गया बाद में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ऐसे कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए हम चांस मल्टीप्लाई करते हैं। पहला पत्ता आने का चांस है ये, और चांस का मतलब 52 बार करोगे तो ही 4 बार आएगा। तो इसका मतलब हमने वो ले लिया, हमने ले लिया, इसीलिए 3 पत्ते बचे हैं अब। लेकिन लिया 100% नहीं लिया, 1/13 यानी 4/52 लिया। तो पत्ता तो आ गया, खत्म हो गया वो। क्यों? उसका चांस हमने खत्म कर दिया। अब बचे हुए पत्ते का चांस निकालना है, इसलिए और दोनों काम करने, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? वो जो कंफ्यूजन हो रही है भाई आ गया तो नहीं आया, तो वो चांस है, वो चांस आ गया, हमने चांस ले लिया, तो अब उस पत्ते के लिए चांस नहीं बचा दोबारा, क्योंकि उसका चांस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मैंने एक पत्ता निकाला, देखा, और फिर उसको वापस रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स वर किंग्स? अब कैसे करोगे? पहला पत्ता किंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52।
उसको देख के वापस रख दिया, फिर वही सेम सिचुएशन आ गई, दूसरा पत्ता किंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी, दोनों काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं, पहला पत्ता किंग 4c1, टोटल पॉसिबिलिटी 52c1, दूसरा पत्ता भी किंग 4c1, टोटल पॉसिबिलिटी 52c1, दोनों काम करने, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कार्ड्स पे? तो ऐसे ही बन सकते हैं भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड कलर्ड कार्ड, ब्लू मतलब ब्लैक कलर्ड कार्ड, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू कार्ड्स सच दैट इट इज ब्लैक कलर किंग। मान लो मैंने कहा, मैंने एक पत्ता निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक किंग, तो क्या हो जाएगा, 2/52 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज यू नो एस ऑफ स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ क्लब्स, फिर क्या करोगे, एस ऑफ, तो 4 एस होते हैं, 4/52, अगर हमने नहीं रिप्लेस किए हैं, अच्छा हाँ, एस ऑफ स्पेड यानी एक ही पत्ता हुआ 1/52, और अगर हमने रिप्लेस नहीं किया तो बाहर आ गया इनटू 1/51, लेकिन अगर रिप्लेस कर दिया तो 1/52, क्योंकि जो हमें चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक कार्ड है, एस स्पेड का चाहिए, एक ही पत्ता है, सेकंड वाला भी हमें एक ही पत्ता था। इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, तो हमें एंड और का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके चॉइस का सिलेक्शन समझ में आना चाहिए, रिपीटिशन मतलब रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में आना चाहिए। यहां तक बात समझ में आती है हमें? ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है और एक बेस रूल होता है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड is given as probability of A and B together happening divided by probability of B। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है आपने। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने पूछा आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड किंग्स इन अ ड्रॉ, 2 पत्ते निकाले हैं, दोनों रेड किंग हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/52। मेरे काम के कितने पत्ते हैं, 2, और टोटल कितने पत्ते हैं, 52, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/52। ये 2 रेड किंग है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो मैंने ये कहा आपको कि जो मैंने 2 पत्ते निकाले हैं वो मेरे को पहले पता है, पहले से लाल हैं, वो मुझे पता है कि वो लाल हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों किंग्स हैं, 2/26। क्यों? क्योंकि पत्ते लाल हैं, तो मेरी जानने की प्रोबेबिलिटी एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ गेस करना है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ये समझ में आ रही बात? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रेड किंग व्हेन वी नो दैट इट इज अ रेड कलर्ड कार्ड, मान लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रेड किंग एंड रेड कलर्ड कार्ड इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रेड कलर्ड कार्ड, यही बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, एक पत्ता रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 26/52, एक पत्ता रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 26/52। अच्छा, अब यहां हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये रेड है मान लेते हैं, और मुझे क्या चाहिए, रेड किंग चाहिए, तो रेड किंग तो इसी के अंदर ही आ जाएगा, समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी रेड किंग तो इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
तो रेड और रेड किंग में कॉमन कितने हैं? 2 ही पत्ते कॉमन है रेड कलर्ड कार्ड में, और रेड किंग में कॉमन पत्ते कितने हैं? दोनों ही हैं। कितने में से? 52 में से। उसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/26, जो कि हमने लॉजिकली भी निकाला था। भाई मान लो मैंने कहा रेड कलर्ड कार्ड और रेड कलर्ड किंग कार्ड में ओवरलैपिंग क्या कर रहा है? रेड किंग ही ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि उसका सबसेट है। समझ में आ रहा है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज नोन टू अस, यानी कि पहला इवेंट हमें पता है और दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहला इवेंट हमें पता है, मान लो मुझे पत्ते निकालने थे, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए लाल है या काला है, फिर देखना है अगर लाल है तो इसमें से रेड किंग की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 काम है। तो अगर मुझे पहली इंफॉर्मेशन, 2 एक्टिविटीज में पहली इंफॉर्मेशन पता है, तो दूसरी एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी मेरी बढ़ जाती है। इसी का कॉन्वर्स होता है बेइस रूल, जहां पे सेकंड एक्टिविटी मुझे पता होती है और ये प्रोबेबिलिटी निकालना होता है कि पहले इवेंट की क्या एक्टिविटी है। मतलब मैं समझाता हूँ बेस रूल पहले, फिर आपको दोनों समझाएगा, फिर मैं कॉमन एग्जांपल ले लूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक बेस रूल है, किताब के अंदर बहुत लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है, आप देखोगे तो आप देखोगे ये है क्या, इसमें जैसे पहला इसकी निकालनी है, अगर हमें ये पता है बी की, उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये ऐसे आता है। मान लेते हैं 3 मशीनें हैं, मान लेते हैं अपने पास मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, 3 मशीनें मान ले, ठीक है। और हर मशीन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकता है। मान लो नट बोल्ट बनाते हैं आप, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आता है। मान लेते हैं मैंने कहा इसके जो डिफेक्ट का चांस है ना वो 0.5 है, मतलब कि अगर 1000 बनती हैं तो 5 नट खराब होते हैं इसमें, ठीक है। मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है या 0.2 है, यानी 10,000 बनते हैं तो खराब होती है, और इसमें मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी 0.25 है, यानी कि अगर 100 बनते हैं, 0.5 का ही मतलब हुआ ना, तो इसको पॉइंट कुछ और ही ले लेते हैं, 0.3 ले लेते हैं। सौ में से 0.3 खराब है, यानी 1000 नट बनेंगे तो इसमें 3 खराब होंगे, इसमें 1000 नट बनेंगे तो इसमें 5 खराब होंगे, और इसमें 10,000 बनेंगे तो 2 खराब होंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ आता है, मान लेते हैं ऐसे नट, ऐसे मान लो मशीन 1 से नट बन के निकल रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे मशीन 2 से नट बन के निकल रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे कन्वेयर बेल्ट पे निकल रहे हैं, ठीक है। और मशीन 3 पे भी कन्वेयर बेल्ट से निकल, और ये तीनों मिलके एक इस पे आ गए, मान लो एक मशीन पे आ गए, यहां से बन के, ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपने टेस्टिंग करी इसकी, मान लो, मतलब टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपने एक नट उठाया और आपने देखा कि को टेस्ट करते हैं कि भाई सही है खराब है। आपने नट उठाया, आपको पता चला यार ये तो खराब है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पहली मशीन से खराब हुआ है, पहली मशीन का नट है। इसको बेस रूल बोलते हैं। 2 काम करने थे, नट उठाना है, पहली मशीन से नट बन रहा है, अब हमने नट बोल्ट उठा लिया और उसको टेस्ट किया और हमें पता चला कि ये नट बोल्ट खराब है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहली मशीन का नट है या पहली मशीन ने बनाया, या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीसरी मशीन से बना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बेस रूल से हैंडल करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैं इसको समझाता हूं। इसमें क्या करते हैं, बेस रूल बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। पहले मशीन में डिफेक्ट हो तो अच्छा, अब देखो क्या है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर काम का नीचे टोटल, है ना। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का यहाँ पे मतलब ये है कि हम चाहते हैं ये पता निकालना कि पहली मशीन से डिफेक्टिव है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। यही बात है, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, पहली मशीन से डिफेक्टिव है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल डिफेक्टिव। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में डिफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट मशीन, हमें ये चाहिए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा,
टोटल डिफेक्ट ऑफ ऑल थ्री मशीन्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यही होगा। अब टोटल डिफेक्ट निकालते हैं। पहले मशीन से डिफेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालोगे? इस मशीन को चूज किया, पहले मशीन को चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। सेकेंड मशीन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, इसमें डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। थर्ड मशीन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये टोटल डिफेक्ट हो गया। हमारे काम का कौन सा डिफेक्ट है? फर्स्ट मशीन, तो आंसर आएगा 1/3 इंटू 0.5। 1/3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.02 प्लस 0.3। यानी डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटीज, न्यूमरेटर में वो प्रोबेबिलिटी जिसका हमें जो चीज चाहिए। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, होल्ड ऑन एक सेकेंड, ऐसे समझते हैं। मेरे पास दो पर्स हैं, पॉकेट है मान लेते हैं। एक पर्स में दो पॉकेट हैं, इसमें मान लेते हैं 25 पैसे का कॉइन, या इसमें 25 पैसा भी है और 50 पैसा भी है, मान लेते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3। और ये एक मान लेते हैं पॉकेट है, इसमें 25 पैसा भी है और 50 पैसा भी है, मान लेते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:4। समझ में आ रहा है? यानी कि मान लेते हैं ये मेरे बैग की ये पॉकेट 1 है, ये पॉकेट 2 है। एक एक बैग है अपने पास, उसमें दो पॉकेट्स हैं, पॉकेट 1 पॉकेट 2। पॉकेट 1 में 98 और 54 है इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है। और पॉकेट 2 में भी 98 54 है, एक 5:4 रेशियो में। एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या बनेगा? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये बनेगा कि आप गए और आपने एक सिक्का उठाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिक्का 25 पैसे का है, या 25 पैसा उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ही बात है, आप गए, आपने सिक्का उठाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने 25 पैसे का सिक्का उठाया? समझ में आ रही बात? कैसे करोगे इसको, क्या क्या काम करना पड़ेगा इसमें? पहले आप जाओगे, पहला काम है या तो पहली पॉकेट पकड़ोगे या दूसरी, हमें पता नहीं। तो पहली पॉकेट मान लो चूज की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है? चवन्नी निकालनी है, 25 पैसा। 25 पैसा इस पॉकेट में से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। दोनों काम करने, समझ में आ रहा है? आप गए पहले, या तो ये पता नहीं, कोई भी एक चुना, उसको चुनने की हाफ प्रोबेबिलिटी, उसमें से आपको क्या निकालना है? 25 पैसा। आपको पहले से पता है क्या निकालना है? 25 पैसा। तो टोटल 5 सिक्के में से 2 काम किए अपने, तो 2/5। क्या दोनों काम करने पड़ेंगे 25 पैसा निकालने के लिए? केस 1। और ये भी तो हो सकता था आपने दूसरा वाला चुन लिया। समझ में आ रहा है? तो दूसरा वाला चुने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। इसमें से 25 पैसा निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9। क्या दोनों काम करने पड़ेंगे? यस। सो इफ समबडी सेज यू गो टू अ प्लेस एंड पिक अप अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप 25 पैसा कॉइन? तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, 25 पैसा उठाने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो गया। मान लो कंडीशनल होता, कंडीशनल का मतलब दो काम है। क्या काम है? पहला काम है पॉकेट चुनना, दूसरा काम है पैसे निकालना। मान लो आपको फर्स्ट एक्टिविटी पता है, क्या पता है? कि जो आपने पैसा उठाना है वो फर्स्ट पर्स से उठाया। मान लो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई? कि जो पैसा उठाया वो फर्स्ट पर्स से उठाया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 25 पैसा कॉइन? 2/5। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसको चूज करना ही नहीं है, तो इसका 1 हो गया, पक्का गारंटीड है। दूसरे वाला तो गए ही नहीं, तो 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 2/5। समझ में आ रही बात? अब मान लो बेइज रूल का क्वेश्चन क्या बनता? कि आप गए,
आप गए और आपने एक सिक्का उठा लिया। उठाने के बाद आपको देखा कि ये तो 25 पैसे का सिक्का है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो आपके हाथ में 25 पैसे का सिक्का है आपने दूसरे वाली पॉकेट से उठाया होगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? फर्क समझ में आ रहा है? इस पहले में क्या था, पॉकेट पता है, 25 पैसा निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसमें क्या है, पैसा निकाल लिया और ये पैसा 25 पैसा ही है, ये पता है आपको। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड वाले पॉकेट से उठाया होगा आपने? तो अब क्या करोगे? सेकंड, अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किस बात की, कि जो 25 पैसे वाला सिक्का है वो मैंने सेकंड पॉकेट से उठाया। तो सेकंड पॉकेट से उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेकंड पॉकेट से 25 पैसा उठाऊं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये सेकंड पॉकेट से 25 पैसा उठाने की प्रोबेबिलिटी है हाफ इंटू 5/9। ये मेरे काम की प्रोबेबिलिटी है। कितने में से टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 25 पैसा उठाने की? ये वाली जो ऊपर करी थी सॉल्व, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? काम की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। वही ऊपर में भी हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखो, 3 मशीन बन रही थी, बोल्ट उठा लिया और हमें पता चल गया कि डिफेक्टिव है। बोल्ट उठा लिया और फिर देखा कि पक्का डिफेक्टिव है। अब बताओ कि ये डिफेक्ट जो है वो पहली मशीन का होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले क्या करेंगे, काम की प्रोबेबिलिटी क्या है? डिफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट मशीन। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बीइंग डिफेक्टिव। तीनों मशीन से डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी नीचे और काम की प्रोबेबिलिटी ऊपर। समझ में आ रहा है? तो जो डिनोमिनेटर में आता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है कि सिक्का उठा, आपने सिक्का उठाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 पैसे का सिक्का है। मान लो ये क्वेश्चन है, आपने पैसा उठाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 25 पैसे का सिक्का है? तो उसका आंसर नीचे वाला आ गया डिनोमिनेटर, कि आप गए, पहला पर्स हो सकता है, पहला पॉकेट चुना, उठाया, 25 पैसे होने की प्रोबेबिलिटी 2/5, और सेकंड पॉकेट से उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/9। दोनों काम हो सकते हैं। तो 25 पैसा उठाने की प्रोबेबिलिटी तो ये है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। लेकिन जो बेस रूल है उसमें क्वेश्चन बोलता है कि मैंने सिक्का उठा लिया और वो 25 पैसे का सिक्का है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैंने सेकंड पॉकेट से निकाला होगा? तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी और न्यूमरेटर में हमारे काम की प्रोबेबिलिटी। ये हमारा बेस रूल होता है। आ रही है बात समझ में? ये 3 बेसिक्स, नॉर्मल, कंडीशनल एंड बेस। फिर हम आते हैं क्वेश्चंस ऑन बॉल्स। मान लेते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स सच दैट फर्स्ट बॉल इज अ रेड कलर्ड बॉल, सेकंड बॉल इज अ ब्लू कलर्ड बॉल एंड थर्ड बॉल इज अ येलो कलर्ड बॉल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी of drawing 3 balls such that first is red colored, second is blue colored, third is yellow colored। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या? विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट मतलब, विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहली बॉल निकाली, देखी और वापस डाल दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, देखी और वापस डाल दी, तीसरी बॉल निकाली, देखी। दूसरा केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? पहली बॉल निकाला, देखा, बाहर रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाला, देखा और बाहर रख दिया, तीसरी बॉल निकाला, देखा, बाहर रख दिया। अब हम दोनों केसेस करते हैं। बताओ, पहले बताओ विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड दूसरा है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, करो, कैसे करोगे?
एक बैग है जिसमें बॉल्स हैं, 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं। पहली बॉल रेड चाहिए, दूसरी ब्लू, तीसरी येलो। से हाउ डू यू डू? चूज भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखिए, हमें पहली बॉल रेड चाहिए। कितनी बॉल्स है मेरे पास? 9। काम की कितनी है? 4/, हो गया। उसके बाद मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बॉल बाहर निकाल ली। अब ध्यान से देखना, बॉल कौन सी बाहर निकली है? रेड। समझ में आ रहा है? अब आप कहते हो सर नहीं भी तो हो सकता था, लेकिन वो चांस है, 4/9 वाला चांस निकल गया, रेड निकल गया। अब कितनी बॉल बच गई अंदर? 8। और काम की कौन सी बॉल है अगली बॉल? ब्लू। ब्लू काम की तीनों अवेलेबल है। टोटल कितनी है? 8 विदाउट रिप्लेसमेंट में। और फिर आगे 2/7 तीनों काम करने। समझ में आ रहा है? अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो पहले क्या इसका आंसर क्या था? 4/9। इसका आंसर क्या आता? 3/9। इसका आंसर क्या आता? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये बोल देता प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स सच दैट, मान लो ये सेम चीज है, 3 बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 balls such that है नहीं, रिप्लेसमेंट वाला नीचे है, विद रिप्लेसमेंट। ये मतलब क्या? हाँ, रिप्लेस वापस रख दिया ना। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी वापस नहीं रखा। तो मान लो अपन ने रेड निकाला 4/9, फिर वापस डाल दिया, वापस 9 बॉल होगी। अगली बॉल 3 बॉल का 3/9। ठीक। सच दैट 1 बॉल इज रेड, या 1 बॉल इज रेड, 1 बॉल इज ब्लू एंड 1 बॉल इज येलो। ठीक है। अब बताओ क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में और कैसे करेंगे?
है। हाँ, 9C3 का मतलब तीनों बॉल इकट्ठी निकाल रहे हैं। नहीं, दोनों करना है, विद रिप्लेसमेंट भी विदाउट रिप्लेसमेंट भी। इसमें पेंच ये पता है क्या है? हाँ, अब आपने रेड ब्लू येलो फिक्स था, तो रेड ब्लू निकालने येलो निकालने का सिर्फ ये तरीका है, मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट ये था, लेकिन आप ये भी तो निकाल सकते थे। ये हमने निकाला रेड ब्लू येलो और रेड ब्लू येलो और रेड येलो ब्लू और ब्लू रेड येलो और ब्लू येलो रेड और येलो रेड ब्लू और येलो ब्लू रेड। ये सारी जोड़नी पड़ेगी। बेसिकली 6 तरीके से और कर सकते हैं, तो इंटू 6 हो जाएगा। बेसिकली 3 फैक्टोरियल और हो गया, तो इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें भी इंटू 6 टाइम्स। समझ में आ रहा है? देखो, रेड ब्लू निकालने की ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने जैसे रेड ब्लू येलो, अगर मैं बोलूं रेड येलो ब्लू, तो भी तो यही आंसर आता। रेड निकालने का 4/9, येलो निकालने का 2/8 और ब्लू निकालने हाँ येलो निकालने का 2/8 और ब्लू निकालने का 3/7। तो ऊपर 4 2 3 आ जाता है, डिनोमिनेटर में वही 7 8 9 8 7 बनता, बस ऊपर की पोजीशन बदल जाती है। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे कोई भी किसी भी ऑर्डर में हो तो उसके प्रोबेबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इट इज जस्ट दैट और ऐड हो जाएगा। क्यों? इस केस में तो हमें गारंटीड था, पहले रेड चाहिए ही था, दूसरा आने से नहीं चलेगा। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में एक रेड है, तो कोई पहला भी रेड हो सकता है, दूसरा भी, कोई भी रेड हो सकता है, एक येलो एक ब्लू, तो वो ऑल पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस बनते हैं बॉल्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस बन सकते हैं ज्योमेट्री पे, टाइप्स में ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन क्या बनाया जाता है, प्रोबेबिलिटी इन ज्योमेट्री। मान लेते हैं हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन है, मान लेते हैं तीनों का रेडियस 1 1 है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस 1 है, ये गैप भी 1 है, ये गैप भी 1 है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें हिट करोगे तो 100 पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें हिट करोगे तो लेट्स से 70 पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें हिट करोगे तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। आप डार्ट खेल रहे हो मान लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू स्कोरिंग अ पॉइंट 70 पॉइंट्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डार्ट? खोता खोती डार्ट खेलते थे, याद है? वो मारना है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो आपने फेंका वो 70 पॉइंट वाले में लगेगा, या मैं इसको लाल पीला नीला कर दूं, रेड में पॉइंट में। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब ये है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखना। आप ये कहोगे सर ये तो बार भी तो जा सकता है, बिल्कुल ही, लेकिन हमें, जैसा मैंने क्वेश्चन का रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है, ये मानना पड़ेगा कि हमें पहले से पता है कहीं ना कहीं लगेगा, तभी ये बनेगा। वरना तो आप बोलो मैं तो जो पीछे मारूंगा जी, कर लो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो उसकी क्या ही प्रोबेबिलिटी है, कुछ नहीं है। तो ये मान रहे हैं कि डार्ट इसी में लगेगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 70 पॉइंट्स मिलेंगे, या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 20 पॉइंट्स मिलेंगे? कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसका मतलब है हमें हमें हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये है। अच्छा, इंग्लिश की क्लास है क्या वहां पे? मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। अगर मत इस ग्रीन वाले एरिया में लगेगा तभी मेरा काम बनेगा। समझ में आ रहा है? इसमें लगेगा तभी मेरा काम बनेगा, बाहर लगेगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो कितना एरिया है मेरे काम का? रेडियस 3 मान लेते हैं, तो मेरे काम का एरिया है पाई
आर स्क्वायर, यही बात है। मतलब टोटल एरिया जहां पे लग सकता है डार्ट, पॉसिबल एरिया, सैंपल स्पेस कितना है, पूरा एरिया। मेरे काम का एरिया कितना है, सिर्फ ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला एरिया कैसे निकालोगे, पाई इंटू 2² माइनस पाई इंटू 1², यही बनेगा। तो ये बन जाएगा 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 9 पाई। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 9 पाई, कट जाएगा 1/9, सॉरी 1/3। So the probability that I will hit in this middle is 1/3. एरिया बराबर नहीं है ना, अगर ऐसा होता तो बीच में लिखने की, हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होती। अब बीच का एरिया कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना बन जाएगा, पाई इंटू 3 स्क्वायर, और ये 1 है, तो बीच में हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पाई अपॉन 9 पाई। अब एक बात सोचो, असली में जब मारते हैं तो बीच में मारने की प्रोबेबिलिटी और आखिरी में मारने की प्रोबेबिलिटी सेम थोड़ी ना होगी। आप समझ रहे हो क्या, बीच वाला चलो इंसिडेंटल है, बीच वाला आप मारने की प्रोबेबिलिटी यानी करेक्ट 9 बार में से आप 1 बार लगेगा बीच में निशाना, इसका ये मतलब है। जो सेकंड वाले में है 3 बार में से 1 बार लग जाएगा, और बाहर वाले में कितना निशाना लगने का संभावना है, टोटल कितना है, 9 में से 4 माइनस करना है, बाहर लगने की संभावना कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब पूरा एरिया कितना बनेगा 9 पाई, अंदर वाला टोटल में से अंदर वाला माइनस करना है 4 पाई डिवाइडेड बाय 9 पाई। तो बाहर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/9 पाई है, यानी कि 5/9 है। ठीक है, तो सबसे अंदर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/9, बीच में हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/9, और बाहर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/9। ऑब्वियसली गलती ज्यादा के चांस है ना, अगर सारे लोग भी अगर बराबर की चांस होता तो फिर तीर वो जो ओलंपिक में गोल्ड सबको ही मिल जाता। बीच में मारने की संभावना सबसे कम है, इसीलिए अंदर मारने की संभावना में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले, क्योंकि एरिया सबसे छोटा है, वो एरिया पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ज्योमेट्री के, मतलब ज्योमेट्री के अंदर। तो ये इट्स अ कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। ऐसे इनइक्वालिटीज नहीं चले, इनइक्वालिटीज में भी बनता है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फंक्शन विल बी डिफाइंड इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन। इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक दो चीज और थी, ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट, एक टर्मिनोलॉजी है किताब के अंदर, वो मैं बता देता हूँ क्या है। ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट, एंड ऑड्स अगेंस्ट, बेसिकली ये सट्टा में चलता है, जैसे भाव चलता है ना, भारत का जो मैच होता है कैसे चलता है, मान लो 30-50 का भाव है इन फेवर ऑफ इंडिया, इन फेवर ऑफ इंडिया यानी जो पहले है वो इंडिया का है, और ये 50 जो है वो दूसरी कंट्री का है। तो इसका मतलब इंडिया की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 3/80, और इसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 550/80। इसको ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया बोलेंगे। अगर मैं इसको बोलूंगा ऑड्स अगेंस्ट इंडिया, तो इसका मतलब है ये अगेंस्ट हो गया। अभी मैंने क्या बोला, ऑड्स इन फेवर, इन फेवर का मतलब पहला वाला मेरी होने की प्रोबेबिलिटी है, ऑड्स अगेंस्ट यानी पहले वाला नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, बस इतना ही फर्क है। ऑड्स इन फेवर ऑफ यानी अगर दो चीजों की मान लो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो मेरे ऑड्स इन फेवर ऑफ मी क्या है, 3:2, यानी मैं अगर 3 बार जीतूंगा तो तुम 2 बार जीतोगे, इसका ये मतलब है। अगर मैं बोलता हूँ ऑड्स अगेंस्ट मी विनिंग द मैच, यानी कि मैं ना जीतूं उसका 3 चांस है, तुम ना जीतो उसका 2 चांस है, इसका ये मतलब। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब है मैं ना जीतूं, ऑड्स इन फेवर का मतलब है मैं जीतूं, वो मतलब ऑड्स इन फेवर। ठीक है, एक ये चीज होती है। एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं, टर्म नहीं ध्यान आ रहा, और किताब खोलना, वो जैसे मान लो आप कसिनो में जाते हो खेलने, मान लो किसी बार में गए खेलने के लिए, उसमें हम पैसे लगाते हैं गेम गेम में, तो ये पॉइंट आ जाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा होता है ना भाई लूडो का, या वो आप मूवीज में आप देखते हो, या गए भी होगे गोवा हुआ, गए हो तो गए होगे शिप में, है ना, हाँ मुस्की मार रहा है बीच में, नहीं
ओके, लीगली इट इज नॉट लीगल इन इंडिया, बट समुंदर के अंदर गोवा में जाओगे तो वहां बहुत सारी शिप्स होती हैं, यू कैन गो एंड प्ले देयर, बट देन सो अब अगर फ्री में खिलाएंगे तो कोई ना कोई जीतेगा ही, तो उनको नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो एंट्री फीस रखते हैं। तो उनको ये पता होता है पहले से कि देखो इतने लोग अगर खेलेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी है मेरी जीतने की, तो जितने लोग आए उनसे अगर मैं इतने पैसे ले लूं तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, और इससे ज्यादा ले लूंगा तो मेरी कमाई हो जाएगी। ठीक है, उसको एक टर्म बोलते हैं, और किताब तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ, व्हाट वी आर टॉकिंग इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ उसी में से, फिर समझ में। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है कि हम मतलब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, बस उसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। शायद एक इसमें ठीक ठाक एग्जांपल दे रखा होगा कहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू का। हाँ मान लो हाँ मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जैसे कि अ पर्सन टॉसेज अ क्वाइन, इफ हेड कम्स अप ही गेट 10 रुपीज। मतलब एक गेम खेल रहे हैं, सिंपल गेम खेल रहे हैं, अगर हेड आ गया तो कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। इफ टेल कम्स, अगर टेल आ गया तो उसको 5 रुपए देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? अब मान लेते हैं वो गेम खेलेगा तो उसकी कितनी कमाई होने की संभावना है इस सारे सिस्टम में, कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे? हेड आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, यानी 2 बार आप पॉइंट टॉस करोगे तो हेड आइस की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। तो आपको आपकी कमाई हो गई 10 रुपए की। टेल आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? हाफ। और आपको पैसा देना पड़ेगा कितना? 5 रुपए, यानी माइनस। ओवरऑल मान लो कोई सिक्का उछाले तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 5 - 2.5, इफेक्टिवली 2.5 रुपए बन रहे हैं। यानी इस गेम को कोई खेलेगा तो उसका चांस कितने रुपए जीतने का है? 2.5 रुपए जीतने का। मान लो मैंने मैंने खोला कैसीन, मैंने कहा आ जाओ खेलते हैं। मैंने कहा देख अभी कॉइन टॉस करूंगा, हेड आ गया तो तुम मेरे से 10 रुपए ले जाइयो, टेल आ गया तो मुझे 5 रुपए दे जाइयो। अब आप क्या सोच
हाँ जी, ऑनलाइन, हाउ मच डिड यू गाइस मिस? So expected value is nothing but probability multiplied by the amount which is to be either given or which is to be taken. बस इतना ही expected value basically, ठीक है? तो क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स जब हम खेलेंगे तो आधी बार जीतेंगे आधी बार हारेंगे, तो इफेक्टिवली तो 5 रुपए का नुकसान होना है। लेकिन अगर हम हर बार एक, तो उसको अगर हम लमसम करें इन वन शॉट, इफेक्टिवली जो गेम खिला रहा है वो 2.5 रुपए दे रहा है, हर गेम में वो 2.5 रुपए दे रहा है, बेसिकली बात ये है। पर वो जेब से तो देगा नहीं, उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली तो मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अच्छा हाँ गोविंद भाई, ये क्या है? मिटा भी दिया, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आपसे, सबसे पूछता हूं। मान लेते हैं चलो एक चैम्बर है, मान लेते हैं एक राजा था और एक रानी थी, ठीक है? और देयर वाज अ प्रिंसेस who wanted to marry the prince of the neighboring princely state, but as usual the king, the father was adamant, और वो कहता था तुम्हारी शादी उस राजकुमार से नहीं होएगी। बट द प्रिंसेस वॉज ऑल्सो वेरी एडमेंट, वो बोलती है नहीं शादी तो मैं उसी राजकुमार से करूंगी, नहीं तो शादी नहीं करूंगी। तो राजा कहता अच्छा ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, मैं एक ऐसा करता हूँ, एक अगर वो पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, क्या टेस्ट है। तो उसने कहा कि जैसे ना दो चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है, एक चैम्बर ए और एक चैम्बर बी। इस चैम्बर्स में जाने के रास्ते भी हैं, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ये रास्ता है ऐसे जाएगा। यहाँ पे 3 रास्ते हैं, एक ऊपर एक इधर एक नीचे, ऐसे ही ये सीधा चला जाएगा, ऐसे ऐसे रास्ते हैं। तो राजा कहता है कि भाई ऐसा है कि तुम जो राजकुमारी है, तुम या तो ए में बैठ जाओ या बी में बैठ जाओ, वो तुम्हारी चॉइस है। पर जहां पर भी तुम बैठोगी दूसरे वाले चैम्बर में एक शेर होएगा भूखा, ठीक है? और प्रिंस को यहां से आना है। अगर तो वो तुम्हारे चैम्बर में पहुंच गया तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, वरना फिर शेर ही करेगा जो करेगा। अब बताओ, एज अ प्रिंसेस वेयर वुड यू लाइक टू बी, इन विच चैम्बर एंड वाई? एज्यूमिंग कि आप चाहते हो शादी करना, आप उसको मारना नहीं चाहते हो, राजकुमार को हथियाना नहीं चाहते हो, उसको मर जाएगा तो उसका राज्य मेरा हो जाएगा, वो हटा दें। हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई यू वांट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रिंस रीचिंग द चैम्बर, दैट इज द क्वेश्चन, लेट अस से। सो हाउ वुड यू रियली हैंडल दिस क्वेश्चन? Sir, I want princess to sit in the B chamber, sir. व्हाई?
सर वहां पर सबसे ज्यादा रास्ते जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वही है जाने की है। बी में 3 रास्ते जा रहे हैं, ए में हाँ। 4 रास्ते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो इस हिसाब से तो सर ए में बैठना चाहिए फिर। वो फिर तुम बताओ फिर कैसे, ए में बिठाएं या बी में बिठाएं? ए में सर। ए में बिठाएं हाँ, क्यों? क्योंकि लॉजिक यही रहेगा कि ज्यादा रास्ते, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, तो ज्यादा रास्ते जहाँ जा रहे हैं ज्यादा, तो वही प्रोबेबिलिटी है जाने की कहीं के। बिल्कुल, बट ये भी बता देता हूँ, ये कैट का क्वेश्चन है। नहीं सर, आंसर तो सेम ही रहेगा फिर भी, कैट का हो या स्नैप का हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, आंसर तो नहीं बदलेगा, लेकिन सिर्फ मेरा मतलब ये है कि वो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं कैट वाले। देखो, द आंसर इज बी, ए नहीं है, उसको बी में बैठना चाहिए। अब फीलिंग क्या है कि फीलिंग ये है कि 4, देखो कितने रास्ते हैं टोटल, 1 2 3 6 और 7 रास्ते हैं, उसमें से 4 रास्ते तो ए में जा रहे हैं और 3 रास्ते बी में जा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, विजुअल फ्लॉ है ये। देखो, इस रास्ते को चूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इस रास्ते को चूज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और इस रास्ते को चूज करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ये बात तो ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि प्रिंस इससे एंटर करता है इस रास्ते से, तो इस रास्ते से एंटर करने के लिए पहले ये वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा एंड ये वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा। इन यहां पहुंचने के बाद ये रास्ता चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये रास्ता चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और ये रास्ता चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3। समझ में आ रही बात? तो अगर प्रिंस ये रास्ता चुनता है तो उसको चुनने के लिए पहले ये वाला चूज करना पड़ेगा 1/3 एंड फिर ये वाला चुनना पड़ेगा, तो यहां से एंट्री करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसी तरीके से यहां से एंट्री करने की प्रोबेबिलिटी 1/9, और यहां से एंट्री करने की प्रोबेबिलिटी, ये बात समझ में आ रही? उसी तरीके से मान लेते हैं प्रिंस ने ये वाला रास्ता चुना, इसको चुनने के लिए पहले यहां से आना पड़ेगा 1/3 एंड 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। लेकिन अगर उसने ये वाला रास्ता चुन लिया तो यहां एंट्री करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सीधा 1/3। तो अगर मैं बी में एंट्री की प्रोबेबिलिटी देखूं तो 1/9, 1/3, 1/9, इसको 3/9 कर दूं, विच इज 5/9। ये है बी में। ए में 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, कितना हो गया? 4/9। तो किस में बैठेगी वो? बी में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि इस रास्ते के 3 रास्ते हो रहे हैं जिसमें एक जा रहा है, इसका जो रास्ता है ना, अगर मैं इसको 3 रास्ते करता तो तीनों के अंदर तीनों ही इसी में जा रहे होते बी में, इसमें अगर चूज कर लिया तो सीधा ही घुस जाएगा ना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। हाँ राहुल, बनी बात? यस सर, आ गया सर समझ में। ठीक है, तो आंसर क्या है? ही मस्ट, द प्रिंसेस मस्ट सिट इन बी, चैम्बर। चैम्बर बी। समझ में आ रही बात? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बढ़िया सा। अच्छा, कुछ स्टोरी सुना दो, टेंशन मत लो, बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें। तुम लोगों ने घोर अपराध किया। क्या किया? घोर अपराध किया। तो घोर अपराध किया तो तुम ऊपर चले गए, नहीं तो तुम राजा के पेश हो गए। अभी राजा रानी की कहानी चल रही है। तो राजा ने कहा कि तुमने ना घोर अपराध किया है और तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। तुमने कहा नहीं महाराज, हम अभी मैथ्स की क्लास लगा के आए हैं, वही पंकज सर की। बोले, अच्छा, पहले भी आए थे कुछ बच्चे, तो चलो तुमने उनकी क्लास लगाई है। बोले क्या पढ़ाया था आखिरी में? सर प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं। बोले अच्छा। बोले ठीक। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूं, अगर तुम बच गए तो फ्री हो, और नहीं तो तुम्हें टांग देंगे। तुमने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, वैसे ही मर रहे हैं, क्या पता बच ही जाएं। उसने कहा जी बचपन में कंचे खेलते थे? आपने कहा जी हाँ खेलते थे। तो उसने 2 बीकर मंगवाए। बीकर समझते हो? कोई बर्तन। एक बीकर में उसने वाइट कलर के 100 मार्बल्स डाल दिए। कितने मार्बल्स डाल दिए? 100 मार्बल्स, ठीक। और दूसरी बीकर में उसने, मान लेते हैं, ब्लैक कलर के मार्बल्स डाल दिए, अलग रंग के, खूब सारे। मान लेते हैं वाइट है, ये ब्लैक है, कुछ भी समझ लो। अब उसने क्या कहा? किंग ने कहा
कि आप चाहें तो वाइट ब्लैक को मिक्स कर लें, ब्लैक में सारा एक में डाल दें, ठीक है, मतलब सफिशिएंट स्पेस है, मतलब पूरा नहीं भरा हुआ, आप दोनों को एक में डाल दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, मतलब ऐसे आधा है। तो उसके बाद आप जो भी मर्जी आप कर सकते हैं ट्रांसफर एक दूसरे में। उसके बाद यू विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, आपके आंख पे पट्टी बांध दी जाएगी और आपको घुमा दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि आप एक मार्बल निकालिए। अगर वो मार्बल वाइट आ गया, ये वाइट मान लेते हैं, जो ब्लू कलर में है ये वाइट मार्बल है, ठीक है, और ये ब्लैक है मान लेते हैं। अगर आपके हाथ में व्हाइट मार्बल आ गया तो आप बख्श दिए जाओगे और नहीं तो टांग दिए जाओगे। समझ में आ रही बात? अब एज्यूमिंग कि आप परेशान नहीं हो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो लाइफ से, मैथ से, कैट से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, और आप जीना चाहते हो, आप क्या करोगे ताकि आपके जीने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए? अब दो चार आइडियाज जो आपको आ रहे होंगे मैं पहले हटा दूं। सर मरने वाले हैं तो वाइट वाला सर गरम गरम कर देंगे, तो जो हाथ ही जलेगा पता तो लग जाएगा ये वाइट वाला है, नहीं चलेगा। फ्रिज में रखवा देते हैं सर राजा को बोल के कि जो ठंडा होगा वही होगा, वो तो निकल जाएगा। ना ना, सब एक जैसा आइडेंटिकल है। सर ऐसा करेंगे, काले नीचे और वाइट ऊपर ऊपर डाल देंगे तो ऊपर से उठा लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो राजा इंटेलिजेंट है, ऐसा कोई केस नहीं है, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा जो आप कर सकते हो। और ये ठंडा गरम चोरी कर लेंगे सर, एक वाइट ही तो छुपाना है वही निकाल देंगे, वो कोई केस नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसेस जो है वो ये है कि आप मिक्स कर सकते हो इसको इसमें, इसको इसमें, उसके बाद वो मिक्स हो जाएगा और आप आंख बंद है, अब आप देख नहीं सकते और आपको एक वाइट मार्बल निकालना है ताकि आप बच जाएं। बताइए क्या करोगे सो दैट टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग और टू इंक्रीज दैट मार्बल यू चूज इज अ वाइट कलर्ड मार्बल। हाउ डू यू डू दिस? बताओ क्या करोगे और लगभग कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपकी जीवन जीने की? 100 है दोनों, सेम नंबर ऑफ कॉइन्स है, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स है मान लो, क्या करोगे? अच्छा कुछ नहीं करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आपकी बचने की? है 1/2, आधी प्रोबेबिलिटी है। अगर तुमने ब्लैक वाला चुन लिया तो गए, व्हाइट वाला चुन लिया तो मिल जाएगा। अब इसको बढ़ानी है आपने प्रोबेबिलिटी, कैसे बढ़ाओगे? हाँ जी, ऑनलाइन बोलो क्या जुगाड़ बिठाओगे इसमें? प्रिया, राहुल, सर पोजिशनिंग सर। क्या मतलब? मतलब जो ऊपर ऊपर व्हाइट डाल दोगे? व्हाइट वाला है उसे लेफ्ट में रख, जो व्हाइट वाला है उसे लेफ्ट में रख देंगे, ब्लैक वाले को राइट में सर। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो मिक्स हो जाएगा ना, होमोजीनियस मिक्स हो जाएगा वो। साइड राइट लेफ्ट में क्यों रखना है? वो तो आपको चक्कर पट्टी बांध के घुमा देंगे, आपको पता थोड़ी ना चलेगा क्या राइट है क्या लेफ्ट है। ओके चलो, देखो प्रोबेबिलिटी हाफ कैसे आ रही है आपकी, पहले ये बताओ। प्रोबेबिलिटी है वाइट, वाइट वाले इसमें डाल देंगे, कितने आधे आधे कर दूं? अच्छा चलो, मान लो इसको चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसमें वाइट निकालोगे 0 100 में से, यही बात है, और वाइट चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ 100 में से 100, यही बात है। तो ये 0 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यही बात है। पहले वाले के कुछ नहीं करोगे। अब ये कह रहे हैं सर आधे आधे कर देते हैं मान लो, तो मान लेते हैं इसमें 50 ब्लैक हो गए और 50 वाइट हो गए। मान इसमें 100 ब्लैक डाल दूं, 50 इसमें डाल दूं और इसमें कुछ ना करूं, फिर 50 रखूं। अच्छा तो मान लो ये कह रहा है सर 50 इसमें वाइट कर दो और बाकी 100 ब्लैक रहने दो, यही बात है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ, काम की प्रोबेबिलिटी 50/150, और इसको चुन लोगे आप तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 50/50।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसकी हाफ हो गई और इसकी बन गई 1/2 इंटू 1/3, तो बढ़ तो गई 1/6 प्लस 1/2। पहले तो 50% थी, इसने तो भाई बढ़ा ली 16.66% बढ़ा दी। और बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। जब तूने 50 डाल दिए, सारे ना डाल दे तोड़। देख क्या हो रहा है, अभी तो 0 है, मान ले तूने इसमें से एक डाल दिया व्हाइट, एक डाल देता तो क्या होता, सिर्फ एक डालता तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू 1/101 हो जाती, 0 से तो ज्यादा हो गई। 2 डाल देता तो 2/102। ध्यान से देखो न्यूमरेटर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम सारे के सारे डाल देते फिर गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 0 हो जाती। तो अपन एक एक कितने डाल सकते हैं, 99। तो अगर अपन इसमें 99 व्हाइट डाल देंगे तो हाफ इंटू 99 डिवाइडेड बाय 199 हो जाएगा। और इसको चुन लिया तो एक में से एक तो उठा ही लेंगे, तो ये तो आधी रह गई, ये लगभग 1/4 हो गई। यानी 75% के आसपास मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपका जीवन दान मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दिमाग लगाओगे तो। नहीं तो 50 तो है ही है। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया? राहुल, गोविंद, ऋषु, संयम, तुषार, हाँ जी, यू गाइस देयर? राहुल, बनी बात? ऋषु, मैं ये कह रहा था कि अगर अभी तो क्या इसमें 0 व्हाइट है, इसमें 100% व्हाइट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ये तो 0 आ जाएगी, 0 प्लस हाफ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ। लेकिन जैसे जैसे हम एक एक पॉइंट व्हाइट वाला इसमें लेफ्ट में ट्रांसफर करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अपन इसमें एक व्हाइट डाल दिया, तो ये बनेगा हाफ इंटू 1 व्हाइट, टोटल कितने हो जाएंगे, 101, क्योंकि ऑलरेडी ये 100 है, एक व्हाइट आ गया, प्लस इसमें तो 99 ही बचे, तो 99/99। इसकी वैल्यू तो हमेशा हाफ ही रह रही है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई, कितनी हो गई, 1/202। कुछ तो आएगा आंसर। मान लेते हैं एक और डाल दिया इसमें, तो ये हाफ इंटू 2/102 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 98/98। इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा हाफ ही रहेगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आप देखिए 1/102 हो जाएगी, जो कि इससे ज्यादा है, बढ़ जाएगी। ऐसे ही आप क्या करोगे, व्हाइट्स को ब्लैक में डालते जाओ। कितने डाल सकते हो मैक्सिमम? मैक्सिमम अपन 99 डाल सकते हैं, क्योंकि 99/199 बनेगा। क्यों 99 डालना? क्योंकि यहाँ कम से कम एक तो छोड़ना ही पड़ेगा 1/1। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिलहाल हाफ है, तो एक छोड़ना पड़ेगा, बाकी इसमें डाल दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 बाय अप्रोक्सीमेटली 400, विच इज 1/4, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.25। ये अंदाजन 1/4 से थोड़ा सा कम आएगा, प्लस हाफ, तो विच इज नथिंग बट 25% प्लस 50%, अप्रोक्सीमेटली 75% है मैक्सिमम चांस आपका बचने का। नहीं तो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें डाल सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आती हैं। ठीक है ऋषु, समझ में आया? यस सर। ठीक है। हाँ जी राहुल, समझ में आया? ओके। हाँ जी, मेकिंग सेंस ऑल ऑफ यू? सम आइडियाज गेटिंग क्लियर? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? सो इफ यू सी प्रोबेबिलिटी में पर से यू विल नॉट गेट क्वेश्चंस एज सच टेक्निकल वाले, बट या ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप से जो मैंने दिए हैं जनरल। ठीक है, तो वो बेसिक यूसेज है और कुछ नहीं है, कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन, क्वेरीज? चलिए, ठीक है, देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस इवनिंग। थैंक यू।